इसके बाद दो केस लाज हमने कुछ मेंबर्स ने कहा था जी कि सेक्शन 138 और 140 के बड़ी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई केस लाज जो नए आए लेटेस्ट उसको ज़रा हमें अपडेट कर दें। तो दो केस लाज हैं, मैं प्रोफेसर से डिस्कस करूंगा उनमें क्या हाई कोर्ट ने अखज़ किया है। एक केस ला तो आया है 26/9/2023 को, ये है रिकवरी का मैटर। इसमें जो सेक्शन इस्तेमाल हो रहे हैं वो 138(1), 138(2) और फिर 140। ये इनकम टैक्स के चार सेक्शन है, मतलब तीन ही सेक्शन है, इसका दो सब क्लास अहम है। जब एक ऑर्डर होता है आपके खिलाफ, असेसमेंट हो गई, डिमांड निकल आई, तो उसके साथ आपको 137 का नोटिस आएगा, वो बताएगा जी कि आपके खिलाफ डिमांड खड़ी हो गई है, अब आपने जमा करानी है 137(1). और उसके बाद आप अगर नहीं जमा कराते तो ऑफिसर क्या करेगा, वो आपको 138(1) का नोटिस देगा कि मैं आपने वॉलंटरी कंप्लायंस नहीं की, अब मैं आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ जी कि इसको 7 दिन में मिनिमम 7 दिन है और 7 दिन से 15 दिन में आप जमा कराएं। और अगर फिर भी जमा नहीं कराते आप, तो फिर वो 138(2) का नोटिस देगा उसको। 138(2) का नोटिस देगा जी कि अब मैं खुद रिकवरी करने लगा हूँ। जहाँ भी आपके पैसे पड़े। और 140 क्या कहता है, 140 कहता है जी कि अगर किसी थर्ड पर्सन के पास भी आपके पैसे पड़े हैं तो वो भी वो वसूल कर सकता, उसे ले सकता है। अगर मैंने किसी से माल किसी को उधार बेचा हुआ है और उसने मेरी पेमेंट करनी है 20 लाख रुपए, तो ऑफिसर उसे कह सकता है जी कि आपका पार्टी है तो 20 लाख रुपए आपने जो माल खरीदा इसको पैसे नहीं देने, हमें देने हैं। मेरे अगर बैंक में पैसे भरे हैं, मैंने किसी को लोन दिया हुआ है, किसी के पास मैंने मानतन रखवाए हुए पैसे, वो सब के सब 140 में कवर होते हैं। और 138 में करकी वगैरह जैसे लैंड ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड में रिकवरी होती है, वो 138(2) में फॉल करती है। अब होता क्या जी कि जैसे ही आप कमिश्नर अपील से फैसला आता है, पहले तो आपने असेसमेंट ऑर्डर हो गया आपके खिलाफ, आपने अपील कर दी। अब फर्स्ट अपील में आपने स्टे ले लिया, अगर स्टे नहीं भी लिया तो रिकवरी हो जाती है। तो इस पर फैसले आए हुए हैं कि जी के फर्स्ट अपील के दौरान पेंडेंसी जब तक है तो आपने रिकवरी नहीं करनी। अब और इसके बाद ये जो लेटेस्ट जजमेंट आई है, ये जजमेंट से बता दें। हाँ, ये है रिट पिटीशन नंबर है जी 29,586 29,586/2023, डेटेड है 26/9/23 की। ये बहुत अच्छी तरह उन्होंने ऑथर की है जस्टिस राहिल कामरान साहब ने। और जो उन्होंने इसमें पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, उन्होंने कहा है जी कि मेरे बल्कि कोर्ट में 3-4 दिन पहले भी एक केस में मैं गया हुआ था ऐसे सिमिलर, तो उन्होंने इसके कुछ पॉइंट्स भी बताए जी कि पाकिस्तान, ये जो इसका जो टाइटल है चाइना मशीनरी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन है पाकिस्तान ब्रांच, चाइना ये फॉरेन पाकिस्तान में कंपनी है जो पाकिस्तान में बिजनेस कर रही है। और उन्होंने कहा जी कि हमारा जो फॉरेन ट्रस्ट है वो 2% है इंडिया का, और इंडिया का है कोई 50 का अबाव है। ये जस्टिस राहिल कामरान साहब ने कोर्ट में हमें बताया है। अब्दुल रज़ाक साहब भी मेरे साथ खड़े थे उस वक्त। तो उन्होंने यही कहा जी कि हम अपना ये जो पैसे बैंक से निकाल के ले गए हैं FBR के ऑफिसरान, और वो बाहर की इन्वेस्टर कंपनी है पाकिस्तान में बैठी है और लॉ और रूल ऑफ लॉ को उन्होंने फॉलो नहीं किया, इट मीन्स कि हमारा जो ट्रस्ट है FBR पर वो उसको और मजीद डेफिसिट पर जा रहा था, जिसको मैंने काउंटर करने के लिए जजमेंट पर फौरी तौर पर उनको ऑर्डर किया FBR को जी कि पैसे वापस किए जाएँ। और उन्होंने ये सारी बातें लिखने के बाद कि 137 का स्कोप क्या है, 138(1) का क्या है, 138(2) का स्कोप क्या है, 140 का स्कोप क्या है, ये जजमेंट मैं ग्रुप में शेयर भी कर दूँगा। आखिर में उन्होंने कहा जी कि इस केस में कि कमिश्नर अपील साहब ने जैसे ही फैसला किया, टैक्स पेयर के खिलाफ फैसला कर दिया कमिश्नर अपील साहब ने, तो 2 घंटे के अंदर अंदर FBR ने मतलब का जो रिकवरी ऑफिसर है, कमिश्नर है, उसने बैंक से पैसे निकलवा लिए। अब उन्होंने कहा जी कि रे पहले समझ नहीं आता कि जी कि क्या कमिश्नर अपील साहब का इनका आपस में लेजन था। देखिए, एक होती है कमिश्नर अपील आता है FBR की हायरार्की में, ड्यू प्रोसेसिंग, और इंडिपेंडेंट फोरम जो पहला फोरम है, इंडिपेंडेंट फोरम जो FBR से बाहर है, कि जिसने टैक्स लगाया है उसी का ही ऑफिसर हमें टैक्स की वो अपील सुन रहा है। तो इंडिपेंडेंट फोरम जो है वो अपीलेट ट्रिब्यूनल है।
तो इसलिए इंडिपेंडेंट फोरम उसने इस चीज़ को अथेंटिक कर दिया है, इस चीज़ को कर दिया है कि जो रिकवरी हुई है, इट मीन्स कि कमिश्नर अपील साहब और कमिश्नर साहब आप इसमें लाइसेंस में बैठे थे कि जी मैं ऑर्डर करूंगा और आप 1 घंटे बाद जाकर, क्योंकि इससे पहले जो आपने 140 का नोटिस देना है, 140 मतलब 140 का नोटिस है, इसे बनाने में, अप्रूवल लेने में टाइम लगता है। अगर इजाजत हो तो आप कैसे करें? जी बिल्कुल। इमरान साहब की गिरफ्तारी हुई थी, जी ऑर्डर अनाउंस हुआ है, आधे घंटे के अंदर, इसका मतलब है कि सारा कुछ उन्होंने पहले बना कर रखा हुआ। प्री प्लान, यही बात उन्होंने कहा जी कि इसका मतलब कमिश्नर अपील साहब और कमिश्नर साहब आपस में प्री प्लानिंग करके बैठे हैं कि अभी कंपनी ने स्टे लिया हुआ है कमिश्नर अपील साहब से, जैसे ऑर्डर उसके खिलाफ हुआ, स्टे विकेट हो गया, डिमांड कंफर्म हो गई और 2 घंटे में पैसे निकल के बैंक से पैसे। अब उन्होंने कहा जी कि इसके बाद जो अपील का फोरम है वो है अपील ट्रिब्यूनल। अब अगर उसको अपील का अगला फोरम अवेल करने का टाइम नहीं दिया जाएगा तो अरे तो फिर सारा जो टैक्स का जो प्रोसेस है वो तो एक फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। उन्होंने फिर हल किया जी कि जब जिस लेवल पे भी डिमांड कंफर्म होगी उसने दोबारा 138(1) को देना है। अगर कमिश्नर अपील ने दोबारा उसने टाइम देना है मुझे, ये मैं आपसे भाई जमा करा दें आप। अब आपका कमिश्नर अपील का भी फैसला, आपका कमिश्नर अपील का फैसला खत्म हो गया है, विकेट हो गया है, डिमांड कंफर्म हो गई है। अब आपको 7 दिन का टाइम है जी कि आप मुझे पैसे दें। वो अब टैक्स पेयर का है कि जी कि वो चला जाए अपना ट्रिब्यूनल में जाके स्टे ले ले। अब उसको इस प्रोसेस को रोका गया है, उसका डिप्राइव किया गया है, फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 10A में। और फिर उसके बाद उन्होंने मजीद कहा जी कि अगर ट्रिब्यूनल से भी फैसला, अगर अपना ट्रिब्यूनल रेवेन्यू का फैसला भी अगर ख़त्म हो गया है, कंफर्म हो गया है, डिमांड हेल्ड हो गई है जी कि जमा कराएं, लेकिन उसके पास टैक्स रेफरेंस का तो फॉर्म मौजूद है, तो फिर दोबारा उसको 138 जो पहले वाला नोटिस है 138, क्योंकि इस केस में FBI ने आके कहा जी कि हमने 138 एक दफ़ा जारी कर दिया था ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द अपील बिफोर कमिश्नर अपील। इसके बाद अब हम बार बार तो 138 नहीं देना, ला में लिखा हुआ जी कि 138(1) एक दफ़ा होना है। इस फैसले में हेल्ड हो गया जी कि 138 जब भी अपील का फैसला आएगा हर फॉरम के बाद उसने दोबारा टाइम उसे बताना जी कि देना है, अपॉर्चुनिटी उसको देनी है, चाहे वो आगे से स्टे लेके आ जाए और चाहे वो टैक्स जमा करा दे, लेकिन बैंक से नहीं निकालने। ऐसी सूरत में एक दफा शायद जमीर साहब ने आप ही का केस रिप्रेजेंट कर रहे थे आप। हाँ जी, बाय स्टेट रोबरी बाय द स्टेट। हाँ, हमारे उस केस में वो मैडम मखदूमा आमना जावेद हाशमी साहिबा का केस था। जी। और उन्होंने ये बातें जुबानी की थी। लेकिन अब इसके बाद उन्होंने यही चीज़ एक ये जो रॉबरी फ्राम जो उन्होंने वर्बल हमें एक उस दिन कोर्ट में ये बातें की थी, अब एक नई रिट पिटीशन नंबर है 71690। ये इसके बाद जजमेंट आई है और ये जजमेंट आई है 7/12/2023 को। ये जजमेंट जो है बेसिकली ये किसकी है? ये है साइद जमील साहब की, जस्टिस साइद जमील साहब की है। जो अल्फाज उन्होंने मुल्तान बेंच में हमें मखदूमा आमना जावेद हाशमी के केस में किए थे और उस वक्त आप रजा बोतला साहब को बुलाकर उन्होंने चीफ कमिश्नर साहब को बुलाकर अल्फाज बोले थे जी कि रॉबरी फ्राम द स्टेट है जो आपने पैसे निकाले हैं, तो वही अल्फाज अब उन्होंने इस केस में लिख दिए हैं, ऑर्डर में आ गए हैं। और ये पहली बार ऐसा हुआ कि जी उन्होंने कहा है कि 140 सेक्शन 140 किसका नाम है? टाइटल है जी के सरदार वसीम इलियास वर्सेस FO फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। ये हाई कोर्ट जस्टिस साइद जमील लाहौर बेंच का जी। अब लाहौर बेंच का ये केस है प्रिंसिपल सीट का, और इसमें जो इशू आया है वो इशू आया जी कि कंपनी की रिकवरी थी, कंपनी से रिकवरी नहीं हुई, तो सेक्शन 139 आएगा हमारा। उस सेक्शन में उन्होंने किसी एक डायरेक्टर को कहा जी कि अब कंपनी से रिकवरी नहीं हो रही तो अब आप हमें रिकवरी करके दें। 139 का जी कि अगर कंपनी है, कंपनी इंडिपेंडेंट पर्सन है तो उसके पास इतने फंड्स नहीं है, बैंक में पैसे नहीं है, तो उन्होंने उसके डायरेक्टर को इसका जिम्मेदार किया जी कि अब आप हमें कोई भी डायरेक्टर ला का अख्तियार है 139 में। अब 139 में उन्होंने नोटिस देने के बाद फिर दोबारा डायरेक्टर के अकाउंट से 140 का नोटिस देकर पैसे निकाल लिए। एक डायरेक्टर से
एक डायरेक्टर से, वो उनका अख्तियार है, चाहे डायरेक्टर बाद में आपस में जो खुद ही शेयर कर लें, शेयर वो Responsibility share कर। हाँ जिम्मेदारी वो खुद शेयर कर लीजिए, इतना हमने पैसे जमा कराने थे सब तकसीम करो, कंपनी के अंदर फंड डालें ताकि मेरा जो लॉस हुआ है मेरे निकले पैसे वापस करें। अब उन्होंने इस केस में जो चीज़ हैंडल की है, एक तो उन्होंने कहा जी कि जब तक आपको यकीन ना हो जाए, बिलीव ना हो जाए कि टैक्स पेयर जो है वो रन अवे हो जाएगा, भाग जाएगा, पैसे नहीं देगा, छुप जाएगा, मफरूर हो जाएगा, रिकवरी कभी ज़िंदगी में दोबारा नहीं हो सकेगी, तो सेक्शन 140 फिर आपने इन्वोक करना है। सही, थर्ड पर्सन से जो पैसे लेने हैं आपने, तो वो उस वक्त लेने हैं जब वो अब ये सारे आप प्रोसेस ऑफ लॉ पूरा करेंगे। और फिर 140 के ऊपर उनका बार बार जस्टिस साइज मिल साहब का एक जो व्यू है कि मुकम्मल डिटेल देनी है आपने नोटिस के अंदर। बैंक में सिर्फ इतना नहीं लिख देना जी कि गवर्नमेंट का इसने 2 करोड़ देना है और जैसे ही आपके पास पैसे मौजूद हैं आए तो हमें भेज दें। 140 का जो नोटिस होता है उसमें नहीं लिखा होता है बैंक मैनेजर को, तो ये नहीं लिखना, आपने बताना है जी कि हमने तमाम कोशिशें कर ली हैं, हमने 138 में रिकवरी करने की जो भी एक तरीक़ेकार दिया हुआ है हमने पूरा कर लिया है। और उसके बाद फिर आपने जो चीज़ें लिखनी है उस 140 के नोटिस में कि असेसमेंट कब हुई है, डिमांड बनाई कब गई है हमारी तरफ से, एफबीआर की तरफ से, फिर इसके बाद फाइनल कब हुई है। फाइनल मीन्स के अभी किस अपील के फॉरम से, ना तो उसने अपील नहीं की, किस अपीलेट फॉरम पे वो फाइनल हिस्ट्री लिखनी है आपने, पूरी हिस्ट्री लिखनी है उसकी रिकवरी की। और उसके बाद अब फाइनल हो गई है, अब आपने ना आगे अपील की है ना आप स्टे में है, इसलिए आप पे ये रिकवरी बन गई है। होगी जाके अब अगर डिमांड है तो डिमांड ही रहेगी, क्योंकि आपने तो आपके जो मौके हैं वो तो खत्म हो गए। या 140 में उन्होंने कहा कि रिकवरी की आप पूरी डिस्क्रिप्शन देंगे कि आपकी रिकवरी इस तरह बनती है, इस तरह क्योंकि फर्स्ट अपील में गए आपके खिलाफ, दूसरी अपील में, सेकंड अपील में गए, फिर वहाँ से ये हो गया, स्टे में रेफरेंस में गए, फिर वहाँ से हो गया, अब आपकी ये बनती है, आपने हर सूरत देनी है, इसलिए हम निकाल रहे हैं। और रही बात वो कहता है जी 139 के अंदर भी रही बातें लिखनी है आपने, 139 के अंदर भी रही बातें लिखनी कि हम आपसे क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 138 में रिकवरी नहीं हो रही। और उन्होंने कहा कि जब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो ऑफिसर ने रिकवरी करने से पहले करना था, अगर वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अगर वो ऑफिसर नहीं करता तो जनरल क्लास एक्ट 24A का तो वो उसमें आ गया, उसकी वायलेशन तो हो गई उसकी। साथ उसने कहा जी कि रॉबरी ऑफ द अंडर द रॉबरी ऑफ द बाय द स्टेट है अंडर द पावर यूजिंग ऑफ मिसयूज ऑफ पावर्स। तो रे आप अपनी अथॉरिटी को इतना मिसयूज ना करें। और इसको उन्होंने बकायदा फिर आगे आखिर में जाके उन्होंने एफबीआर को वार्निंग दी है कि जी कि एफबीआर अपना तमाम ऑफिसरों को वार्निंग जारी करे जी कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किए बगैर आपने आइंदा 140 को जब तक वो रन अवे वाली बात पूरी ना हो जाए, सारे प्रोसेस डिटेल देनी, ये सब चीज़ें आप पूरी नहीं करते तो आप अपने ऑफिसरों को वार्निंग दें। हाँ जी, क्या बात है काजी साहब, क्या बात है, तुझे तो पूजा जी बंद कर देता है, पर उसे मानेगा कौन? सर मानेगा, उन्होंने तो कौन टकेगा? उसके अगली बात लिख दी है। और उन्होंने बनवाएंगे, आप लोगों ने बनवाना है। कौन टकेगा? और जस्टिस साइद जमील साहब ने जो आखिरी बात की है इस ऑर्डर में, उन्होंने कहा जी कि सेक्शन 227 है एफबीआर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, तो ऐसे लोगों के खिलाफ उसके अंदर कार्रवाई एफबीआर करे, खुद करे। मसलन कि उसने एक तो एफबीआर को भी डायरेक्शन दे दी है, दूसरा कोर्ट का ऑर्डर आने के बाद टैक्स पेयर के पास भी अख्तियार आ गया जी कि अगर ऐसा कोई केस आता है तो वो 227 के लिए कंप्टेंट ऑफ कोर्ट भी मूव कर सकता है, महकमे के पास भी जा सकता है। अब महकमे के पास जाएगा, चीफ के पास जी के देखें अरे वायलेशन इस ऑर्डर की हुई हैं। और उन्होंने लिखा जी कि हमने 12 हाई कोर्ट ने इनको ऑर्डर किए हैं कि ये चीज़ें पूरी करें, लेकिन फिर भी नहीं हो रही, तो 227 की क्यों नहीं कार्रवाई करता है एफबीआर। तो अरे देखें ये दो हमारे पास केस लाज बड़े इंपॉर्टेंट आए हैं रिकवरी के लिए। लेटेस्ट अभी कोई जस्टिस राहिल कामरान साहब वाला तो कुछ अर्सा पहले आया था, अरे जो साइज मिल साहब वाला जस्टिस जो है जजमेंट, अरे अभी लास्ट वीक आई है। ये माल एडमिनिस्ट्रेशन में आएगा सर, माल एडमिनिस्ट्रेशन तो एफटीओ का राइट नहीं, ये माल एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाता है। ये बिल्कुल वायलेट कर रहा है ना वो, तो फिर एफटीओ ने खींचा कहीं। आज के बिजनेस रिकॉर्ड में खबर भी लगी है, एफटीओ साहब का मेरे से फेडरल टैक्स ऑफिसमैन है, उन्होंने भी बड़ा क्लियर आज एक स्पष्टता ली है कि जी कि आप इसका कोई तरीक़ेकार बनाएं, ऐसा नहीं है कि आप जिसका दिल किया जहाँ से दिल किया रिकवरी करके बैठ गए हैं। तो वो भी एफटीओ साहब का तो एक माल एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप एक अलग है। ये तो इसको हम कहेंगे जनरल क्लास एक्ट 24 से और आर्टिकल 199
सही 199 में हम कहते हैं जी कि हमारे पास अल्टरनेट रेमेडी मौजूद नहीं है, और इसने किया क्या, आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल नहीं किया हमारा, और ऑफिसर बाउंड था 24A क्लास के तहत एक अच्छा और स्पीकिंग ऑर्डर के अलावा कि जस्टिसली और अपना जस्टिफाई करे, अपने एक्ट को जस्टिफाई करे, ईमानदारी से काम करे, शफाफियत से काम करे और एक नेक नीति से काम करे। तो ऐसे ही सारे के सारे आंसर जो हैं, एलिमेंट्स हैं इस फैसले में से नज़र आ रहे हैं जी कि इसने ये हमारा जो क्लास जनरल क्लास एक्ट 24 है उसकी वायलेशन की है। गुड, वेरी गुड जी आज का फिर लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं जी। आपने वो बताया था रेट नंबर 29,586, ये टाइटल बताएंगे? सर एक कॉपी ले ले, मैं आपको कॉपी प्रिंट निकाल देता हूँ, मैं ग्रुप में सर्कुलेट कर देता हूँ, आपको प्रिंट निकाल देता हूँ। इसमें मैंने नोटिंग की हुई है, नहीं तो मैं आपको नहीं दे देता, तो मैंने जरा नोट्स बनाए हुए हैं। टाइटल सर अच्छा, इसमें एक तो मैं फैसले आपको पर्सनल आपके नंबर पर भेज दूंगा, और दूसरा लाहौर हाई कोर्ट ने फैसिलिटी दी हुई है कि जो भी अप्रूव और रिपोर्टिंग फैसला होगा आप लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाएं, उसका साल लिखें, साल नहीं मालूम तो उस जस्टिस का अगर नाम मालूम है तो आप जस्टिस के नाम से सर्च करें, तो उस जस्टिस के जितने भी फैसले अब तक उसने जारी किए हैं वो मुकम्मल 2012 से लेकर ऑनवर्ड 23 तक आपको वो अवेलेबल है। तो ये लाहौर हाई कोर्ट की अगर किसी दोस्त को अगर गुम हो जाता है, मिसप्लेस हो जाता है, नहीं मिलता, तो लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर केस मैनेजमेंट में कोई भी रिपोर्टरी जजमेंट के ऑप्शन में जाके क्लिक करके अप्रूव और रिपोर्टिंग में, उसमें भी दो ऑप्शन आ रहे हैं, अप्रूव और रिपोर्टिंग एज सिटिंग जजेस और एक फार्मर जजेस। तो फार्मर में वो हैं जो कि जैसे कुछ सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हो गए हैं या रिटायर हो गए हैं, तो वो फिर फार्मर में आ जाएंगे। सिटिंग में क्योंकि साइद जमील साहब और राहिल कामरान जस्टिस सिटिंग में है, और अगर आपको मालूम है साल कौन सा है तो आप नैरो करने के लिए सर्च को 2023 करेंगे तो सिर्फ 2023 के उनकी रिपोर्टेड जजमेंट्स जितनी भी हैं, और अगर नाम लिखेंगे तो टाइटल भी सर ले ले। बहुत शुक्रिया जी, आज का प्रोग्राम को हम यहीं पे अख्ताम करते हैं। अच्छा जी, मोअज़्ज़िज़ मेम्बरान की सहूलत के लिए छोटा सा एक क्लिप मैंने रिकॉर्ड किया और इसमें वीडियो के आखिर में मैं इसको इंसर्ट कर रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे कि हमने लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर जजमेंट्स को सर्च करने का तरीका, जो भी जजमेंट अप्रूव और रिपोर्टिंग होगी, चाहे वो कोई भी हमारे मोअज़्ज़िज़ जज साहब हैं, तो वो सबसे पहले वेबसाइट पे आएगी, उसके बाद वो कि उसका प्रिंट बाहर कॉपी अवेलेबल होती है। तो पहले हमने जस्टिस राहिल कामरान साहब की एक जजमेंट जो डिस्कस की हमने 140 के ऊपर, वो उसको ओपन करना सीखा है। और अब दूसरी जजमेंट जो हमने जस्टिस साहिद जमील खान साहब की एक डिस्कस की थी, उसको बताया जी कि कैसे आपने उसको वहाँ तक जाकर उसको ओपन कर सकते हैं। और ये देखें, जस्टिस साहिद जमील खान साहब की जजमेंट ओपन हो गई है। और ये इसके अगर आपके पास कोई सर्च इंजन नहीं है, वेबसाइट नहीं है, आपने किसी को पेड कोई आपके पास ऑप्शन मौजूद नहीं है मैगज़ीन का, PLD की वेबसाइट भी अगर नहीं है, ना कोई भी आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो आप लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर जितनी भी रिपोर्टेड जजमेंट्स हैं वहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं। अब मैं फॉर्मर जस्टिस के पेज पे गया हूँ और इस पर आप देखेंगे कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की एक जजमेंट है 2013 की, केयर टैक्स मुल्तान बेंच में उन्होंने अनाउंस किया था जुलाई अगस्त 2013 में मुल्तान आए थे। तो एक बहुत अच्छी जजमेंट्स मुल्तान में इन्होंने उस वक्त अप्रूव और रिपोर्टिंग की दी थी। इसमें केयर टैक्स की जैसे हम कैसे ओपन करेंगे वो मैंने तरीका भी आपको, जो हमारे एलिवेट हो गए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह साहब सुप्रीम कोर्ट में, तो उनकी जजमेंट भी मैंने ओपन करके यहाँ पर आपको दिखा दी है। हमारे मुल्तान के माया नाज एडवोकेट मियाँ अब्दुल बासित साहब इसमें पेश हुए थे। और केयर टैक्स एक सेल टैक्स के अंदर एक मिसाली जजमेंट है जो जिसमें सेल टैक्स के अंदर सेक्शन 237 टैक्स फ्रॉड को इंतहाई खूबसूरत अंदाज में जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब और मियाँ अब्दुल बासित साहब की एज ए एडवोकेट इसको एक्सप्लेन किया गया है। अब इसके बाद राहिल कामरान साहब की जजमेंट जो हमने डिस्कस की थी वो भी अभी ओपन हो रही थी, ज़रा लेंथी थी, तो वो भी ओपन हो गई है। ये 138 और 140 के ऊपर जो जजमेंट हमने पहले डिस्कस की है, इसको ओपन होकर दिखा रहा हूँ मैं आपको। और एंड तक आप देख लें कि इसमें जो भी टेस्ट है वो देखें। अगर आपके पास कोई पासवर्ड नहीं है, कोई लॉगिन नहीं है, किसी वेबसाइट की पेड आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो लाहौर हाई कोर्ट की वेबसाइट पर जाकर आप इजीली अप्रूव और रिपोर्टिंग जजमेंट को वहाँ से ओपन कर सकते हैं।
और ये जस्टिस साइद जमील खान साहब की जजमेंट है। इसके साथ मैं मोहम्मद इमरान गाजी, जनरल सेक्रेटरी मुल्तान टैक्स बार एसोसिएशन आप दोस्तों से इजाज़त चाहूँगा।